बधाई। रहमान को एससीओ काउंसिल की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई देता हूं। ताजिक प्रेसिडेंसी ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय माहौल में इस संगठन का कुशलता से संचालन किया है। ताजिकिस्तान की आजादी की 30वीं वर्षगांठ के इस वर्ष में मैं पूरे भारत की ओर से सभी ताजिक भाई बहनों को और राष्ट्रपति रहमान को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसीज, इस साल हम एससीओ की भी 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह खुशी की बात है कि इस शुभ अवसर पर हमारे साथ नए मित्र जुड़ रहे हैं। मैं ईरान का एससीओ के नए सदस्य देश के रूप में स्वागत करता हूं। मैं तीनों नए डायलॉग पार्टनर्स सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर का भी स्वागत करता हूं। एससीओ का एक्सपेंशन हमारी संस्था का बढ़ता प्रभाव दिखाता है। नए मेंबर और डायलॉग पार्टनर से एससीओ भी और मजबूत और क्रेडिबल बनेगा। एक्सेलेंसी, एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से घट रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्य की प्रशंसा करता हूं। भारत ने एससीओ रैट्स की अपनी अध्यक्षता के दौरान जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज प्रस्तावित की है, उन पर हमें सभी एससीओ पार्टनर्स के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। एक्सेलेंसी, रेडिकलाइजेशन से लड़ाई क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी ट्रस्ट के लिए तो आवश्यक है ही। यह हमारी युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है। विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा। इसके लिए हमें अपने प्रतिभाशाली युवाओं को
विज्ञान और रैशनल थिंकिंग की ओर प्रोत्साहित करना होगा। हम अपने एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को एक दूसरे से जोड़कर इस तरह की सोच, इस तरह की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी सोच से पिछले वर्ष भारत ने पहले एससीओ स्टार्टअप फोरम और युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया। पिछले वर्षों में भारत ने अपनी विकास यात्रा में टेक्नोलॉजी का सफल सहारा लिया है। चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी टेक्नोलॉजीज हो, या कोविड से लड़ाई में हमारे आरोग्य सेतु और कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन सभी को हमने स्वेच्छा से अन्य देशों के साथ भी साझा किया है। हमें एससीओ पार्टनर्स के साथ भी इन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को शेयर करने में और इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग आयोजित करने में खुशी होगी। एक्सेलेंसी, रेडिकलाइजेशन और असुरक्षा के कारण इस क्षेत्र का विशाल आर्थिक पोटेंशियल भी अनटैप रह गया है। खनिज संपदा हो या इंट्रा एससीओ ट्रेड, इनका पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें आपसी कनेक्टिविटी पर जोर देना होगा। इतिहास में सेंट्रल एशिया की भूमिका प्रमुख क्षेत्रीय बाजारों के बीच एक कनेक्टिविटी ब्रिज की रही है। यही इस क्षेत्र की समृद्धि का भी आधार था। भारत सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियाई देशों को भारत के विशाल बाजार से जुड़कर अपार लाभ हो सकता है। दुर्भाग्यवश आज कनेक्टिविटी के कई विकल्प उनके लिए खुले नहीं हैं। ईरान के चाबाहर पोर्ट में हमारा निवेश और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के प्रति हमारा प्रयास इसी वास्तविकता से प्रेरित है। एक्सेलेंसी, कनेक्टिविटी की कोई भी पहल वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती। आपसी ट्रस्ट सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को कंसल्टेटिव, पारदर्शी और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। इनमें सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान निहित होना चाहिए। इन सिद्धांतों के आधार पर एससीओ को क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। इसी से हम इस क्षेत्र की पारंपरिक कनेक्टिविटी को पुनः स्थापित कर पाएंगे और तभी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमें जोड़ने का काम करेगी, न कि हमारे बीच दूरी बढ़ाने का। इस प्रयत्न के लिए भारत अपनी तरफ से हर प्रकार का योगदान देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, एससीओ की सफलता का एक मुख्य कारण यह है कि इसका मूल फोकस क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर रहा है। रेडिकलाइजेशन, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल संबंधों पर मेरे सुझाव एससीओ की इसी भूमिका को और सबल बनाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं हमारे मेजबान राष्ट्रपति रहमान का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस हाइब्रिड फॉर्मेट की चुनौती के बावजूद इस सम्मेलन का बेहतरीन आयोजन और संचालन किया है। मैं आगामी अध्यक्ष उज्बेकिस्तान को भी
शुभकामनाएं देता हूं और भारत के सहयोग का आश्वासन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Minister Narendra Modi there addressing the plenary session that of the SCO summit, remember, whose founding members include China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, and Pakistan and China also making a presence. So, of course, different points made, but very clear, firm references to whether it is terrorism, radicalization, territorial integrity of the countries, the border situation, all of that finding a mention by Prime Minister Narendra Modi as he addressed the SCO summit. Remember, this is in the backdrop of the External Affairs Minister S. Jaishankar already having met his counterpart there of China, and that also leading to different discussions. Foreign Affairs Editor Geeta Mohan now joining me for the same. A very interesting address there by the Prime Minister, Geeta, specifically with regard to territorial integrity, radicalization and some very crucial points. Over to you, the highlights of PM's address. Well, Pooja very brilliantly put a speech when it comes to addressing the right forum on very important issues. While the focus was with regards to Afghanistan as well, and that will be part of the conversation. But the point that Prime Minister Narendra Modi made is very important, that radicalization is the biggest concern when it comes to stability in the region, especially with the situation in Afghanistan. We do know that the Taliban as a government in Afghanistan is a matter of concern, not just because India has hardly engaged with the government, but because of the non-inclusivity that it is showing. And it continues to represent a very parochial, conservative and radical form of governance in Afghanistan, which is a concern. So Prime Minister Narendra Modi highlighting that RAP, that's the anti-terror cooperation under the SCO, is a forum where one has to discuss terrorism, concerns regarding terrorism, particularly emanating through and because of radicalization. That is an important point that he made. The other very important point that he touched upon is connectivity. And while Russia, China, India, all countries are interested in connectivity, especially via Central Asia, it cannot violate any country's sovereignty, clearly pointing out that BRI, the CPEC project, is a violation of India's territorial integrity, and that China, being a member of the SCO, should be looking into that aspect. How do you see the presence of China at this point? Remember, this is all in the backdrop of China already supporting one of those few nations to have come forth openly, agreed to be recognizing the Taliban government in Afghanistan. And while Prime Minister did not make a direct mention to it, all of this, of course, must be getting watched globally as well, Geeta. Well, China, Russia have now a lot of influence over Taliban, Pooja. But when it comes to recognizing the government, not even Pakistan has recognized the Taliban administration. So technically speaking, everybody is playing a wait-and-watch policy, and they're all waiting to see whether if Afghanistan will show inclusivity and a little movement away from its radical, or for that matter, extremely religious outlook. For China, stability in Afghanistan is very important if they want to invest and move towards connectivity, and therefore China is not going to recognize the Taliban administration till there is some semblance of sanity, normalcy, inclusivity and stability in Afghanistan. Thank you so much, Geeta Mohan, India Today's Foreign Affairs Editor, with all the latest. Prime Minister Narendra Modi addressing the SCO summit there as a full-fledged member state, and referring to how to tackle radicalization and extremism, and of course the focus on economy revival as well.